सुप्रभात सभी छात्रों छात्राओं को। ठीक है, और हिंदी मीडियम की क्लास है ना, सुप्रभात ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो हिंदी मीडियम वाली जो बच्चे हैं उनके लिए है, और कक्षा 12 जो क्लास, कौन सी क्लास है? 12th क्लास के लिए, और 12th क्लास हिंदी मीडियम। चैप्टर अपना चल रहा है वाष्पोत्सर्जन को समझ रहे हैं हम, और अच्छी तरह से हम समझ भी चुके हैं इस चीज़ को कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो क्या बला है। आप जानते हैं वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन का कारण क्या होता है, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रंध्रों की गति के लिए कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके लिए जो जिम्मेदार जो अंगक होता है, जो ऑर्गन्स होता है प्लांट का, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है रंध्र। और इसी रंध्र की गति को समझने के लिए, इसके खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है उसको समझने के लिए हमने एक परिकल्पना पढ़ चुके हैं हम, और उस परिकल्पना जो किसके द्वारा दी गई थी, जो कि मंड शर्करा परिकल्पना थी, जो कि लॉयड्स के द्वारा प्रारंभ की गई थी, और उसके पश्चात जो जेडी सायरे थे उनके द्वारा उसे आगे बढ़ाया गया था। फिर से रिवाइज कर देते हैं कि परिकल्पना क्या कहती है। परिकल्पना कह रही थी कि दिन के समय क्या होता है, दिन के समय जो हमारी द्वार सेल्स होती हैं उनका पीएच बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है CO2 की कमी, यही था। ठीक है, CO2 की कमी के कारण क्या हो जाता है, उसमें पीएच जो होता है वो अपग्रेड हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फास्फोकाइलेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है? फास्फोराइलेज, जो काइलेज नहीं, फास्फोराइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो कि क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और उसकी सक्रियता का प्रभाव क्या पड़ता है कि जो द्वार जो सेल्स होती हैं इनमें पाया जाने वाला जो मंड होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? मंड बदल जाता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। किसमें? ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज हो जाता है, और इसके कारण ग्लूकोज 1 फास्फेट के कारण जो द्वार सेल्स होती हैं उनकी डीपीडी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? डीपीडी बढ़ जाती है, यानी कि जल की मांग। और पास वाली जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वहां से जल किसमें प्रवेश करना शुरू कर देता है? सॉरी, किसमें प्रवेश करना शुरू कर देता है? द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करना शुरू कर देता है। द्वार कोशिकाएं हो जाती हैं स्फीति, रंध्र खुल जाते हैं। रात के समय ये सिस्टम हो जाता है उल्टा। ठीक है, ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं एक मंड शर्करा परिकल्पना के अंतर्गत, राइट। इसके बाद नंबर 2 लिखिए, स्टीवार्ड की परिकल्पना। दूसरी नंबर 2 है स्टीवार्ड की परिकल्पना। अब स्टीवार्ड जो थे वो क्या थे? वो भेड़ चाल चलने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, उनके पास कुछ ज़्यादा ज्ञान की वो नहीं थी, लेकिन समझदार बहुत थे। ठीक है, दूसरे के ज्ञान का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, जैसे हमारे बल्लू मास्टर। ठीक है, हमारे जो बलवान जी है ना, कहना मत किसी को भी, ठीक है, वो भी स्टीवार्ड की ही तरह हैं। ठीक है, कैसे हैं? स्टीवार्ड की तरह ही हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कहीं आप कानाफूसी कर दो ऐसा मत करना। ठीक है, ये तो मैंने आपको, ठीक है, बात बताई है कि हमारे बलवान जी कितने महान हैं, कितने महान हैं। स्टीवार्ड की जैसे महान है, किसी व्यक्ति की किसी वैज्ञानिक से तुलना करना क्या गलत बात है? नहीं है ना। सुनिए कि वो कैसे हैं। ऐसे स्टीवार्ड ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू स्टीवार्ड की परिकल्पना, स्टीवार्ड ने कुछ ज्यादा नहीं बताया। इन्होंने बताया कि जो जेडी सायरे है उसी की परिकल्पना को आगे बढ़ाया। किसकी? जेडी सायरे की जो मंड परिकल्पना थी, ठीक है, उसको क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया। जेडी सायरे की परिकल्पना को क्या किया? आगे बढ़ाया। इन्होंने आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या बात बताई? इन्होंने कहा कि उच्च पीएच पर मंड का ग्लूकोज फास्फेट से आगे भी विश्लेषण हो जाता है। बड़ी अच्छी बात बताई। इन्होंने क्या बताया
कि हम तय कर चुके हैं कि दिन के समय क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सायरे परिकल्पना दिन के समय पीएच उच्च हो जाता है। ऐसा ही कहा इन्होंने, क्या कहा कि दिन के समय उच्च पीएच पर, दिन में कैसे पीएच पर, उच्च पीएच पर क्या होता है, उच्च पीएच पर बताइए क्या होगा कि जो मंड है, जो कि द्वार कोशिकाओं में पाया जाता है, जो मांड है यानी कि जो मंड है, उच्च पीएच पर मंड का विश्लेषण, मंड का विश्लेषण किसमें होता है, या मंड का जो परिवर्तन है वो किसमें हो रहा है, बताइए, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ये तो आप जानते हैं, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बात तो किसने बताई थी, जेडी सायरे ने बताई थी। ठीक है, अब मंड का विश्लेषण ग्लूकोज 1 फास्फेट में होता है अकॉर्डिंग टू जेडी सायरे। लेकिन अब स्टीवार्ड ने क्या किया, स्टीवार्ड ने यहीं से आगे एक लाइन और जोड़ दी। उन्होंने क्या कहा कि मंड का विश्लेषण दिन के समय उच्च पीएच पर ग्लूकोज 1 फास्फेट से आगे और होता है। ठीक है, और आगे होता है, समझ गए क्या कहा उन्होंने, उन्होंने बताया कि जो जेडी सायरे के अनुसार कि मंड का विश्लेषण ग्लूकोज 1 फास्फेट में हो जाता है, यहाँ पर उच्च पीएच पर ग्लूकोज 1 फास्फेट का और आगे विश्लेषण होता है, और आगे क्या होता है, विश्लेषण होता है। ठीक है, क्या होता है, और आगे विश्लेषण होता है, और आगे विश्लेषण होता है, और वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है डियर स्टूडेंट ग्लूकोज 6 फास्फेट में। किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। और जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है ना, वो ग्लूकोज जल में, यह जल में ज्यादा घुलनशील होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है, इसके बजाय जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है, ये जल में ज्यादा घुलनशील है, ज्यादा कैसा है, घुलनशील है। समझ गए, इसी के कारण डीपीटी और ज्यादा बढ़ जाती है, कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, जो यानी कि द्वार कोशिकाएं होती है, इससे क्या होगा कि जो हमारी क्या है, द्वार जो सेल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। परासरण जो सांद्रता होती है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। द्वार कोशिका सेल्स की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ बता दिया किसने, स्टीवार्ड ने। और सांद्रता बढ़ जाने के कारण क्या होगा, जो हमारे स्टोमेटा हैं, यानी कि हमारे जो रंध्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी स्टीवार्ड की परिकल्पना। इसे मैं लाइन वाइज लिख देता हूँ। ठीक है, फिर से बता देते हैं कि स्टीवार्ड ने क्या किया कि जेडी सायरे की परिकल्पना को आगे बढ़ाया। अकॉर्डिंग टू जेडी सायरे या स्टीवार्ड की परिकल्पना के अनुसार क्या, दिन के समय, कब, दिन के समय, ठीक है, क्या होता है, CO2 की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ऐसे आप नोट कर लेना, और जो डिटेल है वो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। CO2 की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, CO2 की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, पीएच बढ़ जाता है। ठीक है, पीएच बढ़ जाता है, किनका, यहाँ पर लिख सकते हैं, द्वार सेल्स का पीएच बढ़ जाता है। जिससे क्या होगा बताओ, जैसे ही पीएच बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, मंड का ग्लूकोज 1 फास्फेट, ग्लूकोज का 1 फास्फेट में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें ग्लूकोज, मंड का ग्लूकोज 1 फास्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और अब क्या होगा कि ये ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है, इसका और आगे विश्लेषण होता है, जो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में।
इसमें बदल जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। और जिससे क्या होता है कि द्वार जो दिखाई दे रहा है नीचे, नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर लिख लेना, इधर इसके नीचे तीर का निशान करके। इस तरह से क्या होगा कि जो द्वार सेल्स हैं, द्वार कोशिका की क्या बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, द्वार कोशिका की सांद्रता बढ़ जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, रंध्र खुल जाते हैं। ये है स्टीवार्ड की परिकल्पना। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जिसने जेडी सायरे की समझ ली उसने स्टीवार्ड की समझ ली। ठीक है भाई, जेडी सायरे ने तो बताया कि ग्लूकोज 1 फास्फेट बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाती है, डीपीटी बढ़ जाती है और कोशिकाएं स्फीत होकर रंध्रों को खोल देती हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि भाई साहब स्टीवार्ड ने क्या कर दिया, तो सीधी सी बात है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट को और आगे विश्लेषित करके बता दिया कि उच्च पीएच पर ग्लूकोज 1 6 फास्फेट जो होता है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है, जो कि जल में घुलनशील होता है, जिससे द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, ये स्टीवार्ड की परिकल्पना है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और मैं जैसे नोट्स आपको भेजूंगा उसमें से नोट्स उतार लेना। आज ही भेज दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा जाते हो तुम जब की। ठीक है, किसी के पास नोट्स नहीं पहुंचे वो घबरा जाता है, किसी के पास क्वेश्चन नहीं पहुंचे वो घबरा जाता है, पता नहीं क्या खाते हो आप। ठीक है, कुछ ठंडा लिया करो ताकि आपका जो दिमाग है वो ठंडा रहे। सुबह सुबह दूध पियो, दूध के अंदर मिश्री डाला करो। क्या, दूध के अंदर आपको डालनी चाहिए मिश्री। जैसे ही आप उसमें दूध में मिश्री डालते हैं उसको ठंडा होने दीजिए, फिर पीजिए। इससे दो चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा आपको। एक तो आपकी याददाश्त अच्छी होगी, अगर उसके साथ थोड़े से बादाम भी हो जाएं तो आप सारे आइंस्टीन बनना आपका तय है। ठीक है, तो उसके साथ बादाम और उस दूध को पिया करो। आपकी दो बातें होंगी साथ, एक तो दिमाग बढ़ेगा, दूसरा आप में क्या बढ़ जाएगा, धैर्य बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उबले हुए अंडे की तरह हो रहे हो फिलहाल। जैसे उबला हुआ अंडा होता है ना, और आप जानते हो कि उबला हुआ अंडा स्कंदित हो जाता है और कुछ नहीं रहता उसमें, राइट? ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सुना करो, ऐसे नहीं बस यूं ही। ठीक है, हाँ गुरुजी पढ़ा रहे हैं, खुद आप लेटे हुए बिस्तर में और गुरुजी यहाँ पर कर रहे हैं मेहनत, बोल रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको भी हमारी तरफ अलर्ट होके बैठना है, जैसे कि आप क्लास में बैठते हैं पेन और कॉपी लेकर। ठीक है, तब मुझे लगेगा। अब मुझे पता है कि एक भी बच्चा बैठा हुआ नहीं देख रहा है इस वीडियो को। सो सबसे पहले अटेंशन होइए, बैठिए चुपचाप, पेन कॉपी लीजिए और शुरू हो जाइए। नहीं समझ में आया तो फिर मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं आपको आपके घर आके समझाऊंगा। बस आपको मेरे को क्या खिलाना पड़ेगा, आपको मेरे को चाय पिलाएंगे। खिला तो तुम कुछ सकते ही नहीं, तुम सिर्फ चाय पिला सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, लेकिन चाय पिला देना, हम तो उसमें भी खुश हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, अगली जो परिकल्पना है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इंपॉर्टेंट नंबर 3, सक्रिय पोटेशियम आयन। ये प्लस लिख दूं, इतनी तो केमिस्ट्री आप जानते होंगे। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, इस पर लिख लो IMP। ठीक है, मैं पार्लियामेंट नहीं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, IMP इंपॉर्टेंट। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्याख्या करते हैं इसकी कि किसके द्वारा दिया गया था। दो वैज्ञानिक थे जो कि जापानी वैज्ञानिक थे, और जापानियों के नाम तो आप जानते ही हैं, कैसे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के नाम है इमामुरा। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे जैसे कुरकुरे से याद आ गए हमें।
इमामुरा और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था फ्यूजिनो। क्यों? फ्यूज ही उड़ गए नाम सुनकर हमारे। एक का नाम इमामुरा जिसे देखकर हमें कुरकुरे याद आ गए, और फ्यूजिनो यानी कि फ्यूज उड़ गए। याद रखना, दो वैज्ञानिक थे, दोनों के दोनों कैसे थे? जापानी वैज्ञानिक थे। ठीक है, इमामुरा व फ्यूजिनो ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इमामुरा और फ्यूजिनो ने इस सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान रखना, ये सिद्धांत क्या कहता है, लाइन टू लाइन मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल आप अपने आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या बातें हो सकती हैं? अरे गाना नहीं गा रहा हूं कि दो बातें हो सकती हैं, नहीं, दिन और रात दो अलग अलग। क्या क्या है? दिन के समय क्या होता है और रात्रि के समय क्या होता है। ठीक है, इन दिनों को दोनों को हम अलग अलग रूप से पढ़ सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दिन में क्या होगा कि दिन में क्या होता है कि द्वार कोशिकाओं में यहां पर क्या बनता है, दिन में द्वार सेल्स में मैली कमल बनता है। ध्यान रखना, क्या बनता है? मैली कमल बनता है। पहली बात, सबसे पहले द्वार कोशिकाओं में क्या बनेगा? द्वार कोशिकाओं में सबसे पहले बनेगा मैलिक अम्ल। ठीक है, इसके पश्चात वो वियोजित होकर मैलेट और हाइड्रोजन आयन बना लेगा। ठीक है, इस मैलिक अम्ल का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? इसका हो जाएगा वियोजन, और वियोजन होने से ये क्या बना लेगा? एक तो बना लेगा मैलेट और प्लस दूसरा हाइड्रोजन आयन। ये दिन की घटना चल रही है, दो चीजें हो गई, मैलेट बन गया और हाइड्रोजन आयन बन गया। अब क्या होता है? अब नेक्स्ट में क्या होगा कि जो हमारी सहायक कोशिकाएं हैं, जो द्वार कोशिकाओं के समीप की कोशिकाएं हैं, इसमें लिख देंगे समीपस्थ कोशिकाओं से, साइंस लिख दूं, समझ में आ जाएगा आपको। समीपस्थ कोशिकाओं से क्या? पोटेशियम आयन। ध्यान रखना इस चीज को, समीपस्थ कोशिकाओं से K+ आयन द्वार सेल्स में प्रवेश। ये लो भाई, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि समीपस्थ जो कोशिकाएं थी वहां से पोटेशियम आयन किसमें प्रवेश कर गए? द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर गए, और यहाँ पर जो द्वार कोशिकाओं में हाइड्रोजन आयन थे वो निकल गए बाहर। ठीक है, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश व H+ आयन बाहर निकलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, क्या लिख दिया कि सबसे पहले द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है दिन के समय में उच्च pH पर। ठीक है, जिसका वियोजन हो जाता है, जो किस किस में बदल जाता है? मैलेट में और हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाता है। इसके पश्चात जो समीपस्थ जो द्वार कोशिकाओं के चारों ओर की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, वहां से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, और हाइड्रोजन जो आयन होते हैं जो कि द्वार कोशिकाओं में ही है अभी, वो द्वार कोशिकाओं से निकल जाते हैं बाहर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आगे बढ़ाएं इसको। समीपस्थ कोशिकाओं से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर हाइड्रोजन आयन यहाँ से क्या निकल जाते हैं? यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब इसके पश्चात क्या होता है? अब इसके पश्चात द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम आयन अब क्या हो गया? देखो, यहाँ पोटेशियम आयन प्रवेश कर गया और हाइड्रोजन निकल गया बाहर। द्वार कोशिकाओं के पास शेष क्या रह गया? मैलेट आयन। ठीक है, मैलेट शेष रह जाता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं द्वार सेल्स में क्या बन जाएगा? पोटेशियम मैलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा नाम लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। में पोटेशियम मैलेट। ठीक है, क्या बन जाएगा? द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम मैलेट बन जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे बना है? सीधी सी बात है, हाइड्रोजन आयन तो द्वार कोशिकाओं से बाहर निकल गए और समीपस्थ कोशिकाओं से आ गया पोटेशियम। समीपस्थ द्वार कोशिकाओं में मैलेट पहले से ही था, तो पोटेशियम मैलेट के साथ मिलकर क्या बना लेता है? पोटेशियम मैलेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या होगा?
जिससे डियर स्टूडेंट द्वार सेल्स की परासरण सांद्रता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? द्वार सेल्स की परासरण सांद्रता क्या बढ़ जाती है? परासरण सांद्रता बढ़ जाती है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। द्वार सेल्स की परासरण सांद्रता क्या हो गई? बढ़ जाती है और जल जो होता है वो द्वार कोशिका में प्रवेश करना शुरू कर देता है, ठीक है। सांद्रता बढ़ जाती है, जल द्वार सेल्स में प्रवेश कर गया, कोशिका कैसी हो गई बताइए? प्रवेश करती है तब, बोलते नहीं है, कैसी हो गई? स्फीति हो जाती है, और स्फीति होने से क्या हो जाता है? रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ये तो रंध्रों के खुलने की बात बताई, किसके द्वारा? इमामुरा, और किसके द्वारा? फ्यूजिनो के द्वारा। बड़ी अच्छी बात बता दी। क्या बता दिया? कि सिद्धांत के अनुसार दिन के समय द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बन जाता है, जो कि वियोजित होकर मैलेट और हाइड्रोजन आयन बना लेता है। फिर क्या होता है कि समीपस्थ वाली जो कोशिकाएं होती हैं वहां से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर गए, हाइड्रोजन निकल गया बाहर, द्वार कोशिकाओं में बढ़ क्या गया? पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट बनने से क्या हो जाता है कि द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे जल कोशिकाओं में क्या करना शुरू कर देता है? प्रवेश करना शुरू कर देता है, सीधी सी बात है। और कोशिका हो जाती है स्फीति, जिसके कारण रंध्र हो जाते हैं उत्पन्न। रंध्र क्या हो जाते हैं? उत्पन्न, ठीक है। क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कब नोट करोगे? जब मैं आपको क्या भेज दूंगा? जब मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ इस पार्ट के नोट्स की, ठीक है। तो पहले डिटेल लिख देंगे, फिर ये भी लिख देंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं रात्रि में। अब रात्रि में हो जाता है उल्टा पुल्टा काम, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि रात में अंधेरा होता है, अंधेरे में सारे उल्टे ही काम होते हैं। सही सीधे काम तो दिन रहा ना काफी बड़ा, लेकिन रात को हो गया उल्टा काम। क्या हो गया कि रंध्र होना शुरू कर देते हैं बंद। अब रात को क्या होता है? तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं, ठीक है। वह प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? अरे क्या होगा बताइए? रात में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण क्या होगा बताइए? CO2 की क्या हो जाएगी? सांद्रता क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी। ये तो आप जानते ही हैं। CO2 की सांद्रता क्या हो जाएगी? CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, और क्या हो जाएगा? द्वार कोशिकाओं से पोटेशियम आयन जो होते हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देंगे। जो पहले आ रहे थे ना, अब वो बाहर जाना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा? द्वार सेल से K+ आयन का बहिर्गमन, ऐसे लिख देते हैं। K+ आयन जो होते हैं वो द्वार कोशिकाओं से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता में कमी आ जाएगी, ठीक है। द्वार सेल्स की परासरण सांद्रता में क्या हो जाएगी? बोलो, अरे एक दो बार तो साफ साफ बोल दिया करो। परासरण सांद्रता में क्या हो जाएगी? अरे सब कुछ उल्टा समझ लो ना। द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी बताइए? दिख रहा है ना, ध्यान लिख देता हूं। और द्वार कोशिकाएं बताइए क्या होगी? जल के बहिर्गमन के कारण, जल उनसे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जल के बहिर्गमन के कारण क्या हो जाएगा बताओ? सेल्स जो है, यानी कि जो कोशिकाएं हैं, वो कैसी हो जाएंगी? बोलते नहीं है मूर्ख, स्लथ हो जाती है। कैसी हो जाएंगी? कोशिकाएं स्लथ हो जाती हैं। और बताओ क्या होगा? रंध्र कैसे हो जाएंगे? अरे जैसे ही स्लथ होगी, ढीली हो जाएगी, रंध्र हो जाते हैं बंद। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, ठीक है।
तो ये इमामुरा और फ्यूजिनो के द्वारा सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत की मैंने व्याख्या की है। आई होप ये व्याख्या आपको जरूर समझ में आई होगी। पीडीएफ जो है मैं इसकी आपको भेज दूंगा। पीडीएफ में नोट करने के पश्चात आप इस लाइन को भी तार लेना, ठीक है, हालांकि उसमें भी मिलेगी। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया इमामुरा और फ्यूजिनो क्या चीज थी, ठीक है। ओके, गुड बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।